नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में आप सभी को पता है हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और सैंपल पेपर में हमने अपने पिछले सेशन में जो हमारा काव्य खंड था उसको हम पढ़ रहे थे और हमने ग्रामर के भी यानी कि हिंदी व्याकरण का भी कुछ पार्ट यहाँ पर पढ़ा था, कंप्लीट किया था। तो आज भी हम अपने इसी सैंपल पेपर को कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि अब आपकी परीक्षाओं का समय नजदीक है, तो अब आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हिंदी में अगर आपको किसी चैप्टर में, किसी पाठ में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चैट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको इस चैप्टर में, इस पाठ में या हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए किसी टॉपिक में कोई दिक्कत या परेशानी है। तो हम सारी समस्याओं का समाधान आपके करने का यहाँ से प्रयास करेंगे। और इस सैंपल पेपर में अभी हम 2019 का सैंपल पेपर लेकर चले हैं, उसके बाद हम 20 का लेंगे। तो आप सभी सैंपल पेपर में एक चीज नोटिस करेंगे कि कोई चीज, कौन सा जो प्रश्न है वो बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पढ़ने के लिए। तो हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो ये हमने अपने पिछले सेशन में हिंदी के काव्य, जो हमारा गद्य खंड है, काव्य खंड है, उसका हमने यहाँ पर पहला प्रश्न लिया था, जिसमें प्रश्न नंबर 7 ये है। और आप देख सकते हैं 6 नंबर का आपका ये प्रश्न है। केवल यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं और एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो आपने इस काव्यांश को पढ़ना है और उस काव्यांश के नीचे दिए गए, देखिए केवल 2 प्रश्न आपने इसमें से हल करने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आपको प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपको कहा गया है कि निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर किसी एक काव्यांश, सबसे पहले तो आपने देखना है कि किसी एक काव्यांश के नीचे दिए गए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको उत्तर देना है 3 नंबर का। आपको इतना इस तरह से लिखना है प्रश्न में कि आप आंसर 3 नंबर के लायक देंगे। यानी कि आपको सबसे पहले इस पाठ के लेखक का नाम, पाठ का नाम याद होना चाहिए, यानी कि कवि का नाम आपको याद होना चाहिए, कविता का नाम आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको भावार्थ इस कविता का पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तब जाकर आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर काव्यांश दिया गया था, ये काव्यांश हमने पढ़ लिया था और इसके प्रश्नों के उत्तर भी हमने कर लिए थे सभी। और दूसरा मैंने आप लोगों से कहा था कि ये आपके लिए होमवर्क है। ये यहाँ पर तुम्हारी है दंतुरित मुस्कान, मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया हो कठिन पाषाण। तो इस पाठ के कवि और कविता का नाम आपको यहाँ पर याद होना चाहिए और उसके बाद आपको भावार्थ याद होना चाहिए। तो मैंने ये आपको होमवर्क में दिया था और शायद आप सभी ने ये कर लिया होगा, क्योंकि अभी आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे आपकी परीक्षाओं की तैयारी उतनी अच्छी हो जाएगी। और खास तौर पर हिंदी का जो हमारा पेपर होता है, इसमें हमें टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हम निबंध लिखने में या फिर पत्र लेखन में या फिर और सारी चीजों में हम टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा लिख लेते हैं, लेकिन हमें अपने टाइम का भी ध्यान देना है। तो इस आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको यहाँ पर ये आपके काव्यांश से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि आपके अभी ये गद्य खंड से नहीं ये आपके प्रश्न आए हैं, ये आपके काव्य खंड से ही है। केवल आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं और केवल 2 प्रश्नों के आपने उत्तर देने हैं और एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है, यानी कि टोटल ये आपके
6 नंबर के प्रश्न यहाँ पर हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न आया है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता। तो ये आपकी कविता जो है अट नहीं रही, ये आपकी कविता है जिसमें फागुन के सौंदर्य को बताया है। यानी कि कवि ने कहा है कि इतना ज्यादा सौंदर्य फागुन में है कि उसका सौंदर्य अब कहीं समा नहीं पा रहा है, अट नहीं रही है। यानी कि वो कहीं एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, कहीं समा नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा सौंदर्य इस मौसम में होता है। तो कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो जब हमने इस कविता को पढ़ा था, आप सभी को बहुत ही अच्छे से मैंने इस कविता के भावार्थ को एक्सप्लेन किया था, बताया था। तो फागुन में ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं में नहीं होता, इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए, फागुन पूरे वर्ष की सबसे विचित्र ऋतु होती है। ये आप सभी को पता है। अब जो माघ मास अभी चल रहा है और माघ मास के बाद आपका फाल्गुन मास आता है। तो आप क्या देखते हैं, क्लास 10th में है आप, अब काफी चीजें अब आप खुद से सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, चीजों को, प्रकृति को समझने लगे हैं और अपने वातावरण को समझने लगे हैं। तो क्या चीजें आपको फागुन के मास में नजर आती है। तो देखिए, यहाँ पर मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव सबसे पहले हमें दिखाई देता है। अभी क्या है, ठंड है, लेकिन जैसे ही फागुन की ऋतु आती है तो धीरे धीरे मौसम जो है वो परिवर्तित होता है। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ना ही बहुत ज्यादा ठंड होती है। ठीक है। और ये जो मंथ होता है, ये सर्दियों के एंड का और गर्मियों के शुरुआत का महीना होता है। यानी कि यहाँ पर सर्दियों की ठंड की समाप्ति हो रही होती है और गर्मी की ऋतु आ रही होती है। और सबसे बड़ा यहाँ पर ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। यानी कि वसंत ऋतु आ रही होती है। जैसे कि मैंने कहा, मौसम परिवर्तित हो रहा होता है, क्योंकि कई चीजें जैसे कि यहाँ पर ठंड के कारण कई बार जो है पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ का मौसम रहता है, फूल नहीं खिलते हैं, कहीं पर घास नहीं उगती है, कहीं पर हरियाली नहीं होती है। लेकिन जैसे ही फागुन मास आता है, वसंत ऋतु का आगमन होता है और चारों तरफ फूल खिलते हैं और हरियाली होती है, पेड़ों में नई कलियां आती है, नए फूल आते हैं, नए पत्ते आते हैं और नए फलों की बोर आने लगती है। और दूसरा, आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा त्योहार है, जो हमारे देश में बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, सब सर्वाधिक लोकप्रिय है हमारे देश में, वो त्योहार भी हमारे फागुन मास में ही आता है, जिसमें फाग गाए जाते हैं। तो कौन सा त्योहार है ये होली का त्योहार है। तो सर्वाधिक लोकप्रिय होली का त्योहार भी फागुन मास में ही आता है, होली भी फागुन में ही मनाई जाती है। और इस माह में कई फसलें भी पककर तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से आप फागुन के बारे में लिख सकते हैं कि फागुन में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो अन्य ऋतुओं में नहीं होती, इसीलिए कवि ने इसके सौंदर्य को अट नहीं रही है कविता में बताया गया है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही इजी है, बस आप लिखने का तरीका अगर जान ले, चीजों को पॉइंट वाइज अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं फागुन की विशेषताओं को। तो 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के आपको मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, नागार्जुन की फसल शीर्षक कविता का सार संक्षेप में लिखिए। तो नागार्जुन जी ने जो फसल कविता आपकी लिखी है, उसका सार आपको संक्षेप में लिखना है। तो जो फसल आपकी कविता है, उसको हमने बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से आपको फसल कविता के बारे में बताया है, उसका भावार्थ भी बताया है आप लोग को। तो अगर आप लोग को याद हो तो आप इस प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको दोनों ही प्रश्न नहीं आते हैं। तो दोनों ही प्रश्न नहीं आते, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको
चीजें लगभग कुछ ना कुछ जरूर याद होनी चाहिए, कुछ ना कुछ पता जरूर होना चाहिए इस कविता के बारे में। तो यहाँ पर जो हमने फसल कविता पढ़ी थी, इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, थोड़ा सा इस कविता को पढ़ लेते हैं। देखिए, फसल जो ये कविता यहाँ पर नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई थी, ये कविता हमें किसान और कृषि संस्कृति के करीब लेकर जाती है, ठीक है, और ये कृषि और प्रकृति के महत्व को बताती है। और इस कविता के माध्यम से जो कवि है यानी कि नागार्जुन जी जो है वो हमें बताना चाहते हैं कि इंसान जो है उनकी मेहनत और प्रकृति से मिले जो तत्व हैं, इन दोनों के सहयोग से ही खेतों में फसल लहलहा उठती है। यानी कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे का पूरक होते हैं। क्या होते हैं? इंसान और प्रकृति एक दूसरे का पूरक होते हैं। जैसे कि आपने कविता पढ़ी होगी, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का के पानी का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी की गुणधर्म का फल है फसल। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, जो कवि नागार्जुन जी है, उन्होंने कविता में फसल और प्रकृति यानी कि कृषि और जो प्रकृति है, इन दोनों का, मनुष्य और प्रकृति का एक बहुत ही अच्छा मेल बताया है फसल को। उन्होंने कहा कि प्रकृति हमें सहयोग करती है और जो हमारी मेहनत है उनका ही फल है ये फसल। एक इंसान के बस की बात नहीं है ये। हजारों लोग मेहनत करते हैं, प्रकृति अपना परचम जब दिखाती है तो उसका ही फल ये है फसल। तो इस तरह से आप नागार्जुन जी की जो ये कविता है, इसको अगर आपने पढ़ी है कविता, तो केवल आप कविता का अर्थ भी इस आंसर में लिख देंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर आसमान में उड़ता है तो वो एक होकर धरती पर गिरता है, वो बादल के रूप में गिरता है और बरसता है, पानी के रूप में वापस आता है, और जिससे फसलों को भरपूर रूप से पनपने का मौका मिलता है। और जैसे अगला आप लिख सकते हैं कि एक इंसान अगर खेत में काम करेगा तो उसकी मेहनत उतनी ज्यादा नहीं वो कर पाएगा, लेकिन जब हजारों किसान दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, अपनी फसल की देखभाल करते हैं, समय समय पर खाद पानी और जरूरी पोषक तत्व देते हैं, तो तब जाकर कहीं खेतों की जो फसल है वो लहलहाती है। और अगर आप कहें कि तीसरी बात, कृषक और केवल पानी ही फसलों को उगने नहीं देता। अगर खेतों की मिट्टी की जो गुणवत्ता है, यानी कि प्रकृति ने जो मिट्टी को गुणवत्ता प्रदान की है, उसकी वो भी फसलों को प्रभावित करती है। यानी कि मिट्टी अगर अच्छी होगी, अगर मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध होंगे, तो तरह तरह की फसल उगाने के लिए हमको उस मिट्टी को हम यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कवि कहते हैं एक या नहीं दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की उपजाऊ जो मिट्टी है वो इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से यूज में आती है, काम में आती है। तो आप छोटे से संक्षेप में अपना उत्तर लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारी कविता है। तो अगर आप केवल इसका भावार्थ जान लेंगे तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखिए, आपको केवल 2 प्रश्न सॉल्व करने हैं, लेकिन हम तीनों करेंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि इनमें से कौन सा प्रश्न आपका एग्जाम में आने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो सारे प्रश्न हम याद करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप तीनों प्रश्न में कंफर्म नहीं होते कि कौन सा आपको बहुत अच्छे से आता है। तो इसीलिए अगर आपको थोड़ा थोड़ा सब पता होंगे तो आप जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है उसको आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो आपने कन्यादान जो आपकी कविता है उसमें इस पंक्ति को पढ़ा होगा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कन्यादान कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आपको इस पंक्ति का भाव बताना है। आखिर कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना।
देखिए, ये जो पंक्ति है, लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, इस पंक्ति का भाव सबसे पहले ये है कि निश्चलता, भोलापन तथा सरलता, जो कि स्त्रियों के ज्यादातर चारित्रिक गुण होते हैं, यानी कि निश्चलता, भोलापन और सरलता। तो इन चारित्रिक और बड़े ही शोक की बात एक ये भी है हमारे समाज में कि आज समाज में इन गुणों का सम्मान, देखिए क्या होता है कि जहां पर ऐसा लगता है कि लड़की बहुत सीधी साधी है, सरल है, तो लोग क्या करते हैं, इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। समाज उनके भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करता है, और उसके बाद अगर उनका विवाह हो जाता है तो उसके बाद भी उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, या अन्य चीजों के लिए, जैसी दहेज जैसी और भी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, इसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और ऐसी स्थिति में इन सारी परिस्थितियों को, क्योंकि वो लड़की है और उसको अपना परिवार संभालना है, उसको अपने बारे में सोचना है कि अगर उसने कुछ बोला तो उसकी बदनामी हो जाएगी, या उसको घर से निकाल दिया जाएगा, या इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस को सोचकर लड़की इन सारी प्रताड़नाओं को चुपचाप सहती है, सहन करती है, और कई बार तो आत्महत्या भी कर लेती है, जो कि सही नहीं है। तो अतः इस कन्यादान, जो ये आपकी कविता है, इस समय पर जब उनकी माँ, यानी कि इस कविता में जब बेटी की माँ अपनी बेटी को विदा कर रही है, ससुराल के लिए विदा कर रही है, तो वो कहती है, वो अपनी बेटी को ये सीख दे रही है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि जो तुम्हारी लड़की होने के जो चारित्रिक गुण है, यानी कि जो तुम्हारे अंदर की सरलता है, तुम्हारे अंदर की निश्चलता है, तुम्हारे अंदर का भोलापन है, तुम्हारे अंदर की जो ममता है, इसको समाप्त मत होने देना, पर इनको अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम लड़की तो होना, ये गुण अपने अंदर रखना, लेकिन इनकी वजह से तुम दब मत जाना, यानी कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि अपने लिए बोलना सीखना, अपने लिए स्टैंड लेना सीखना। अगर कहीं पर तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके लिए लड़ना, ना कि चुपचाप उसको सहना। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही कॉमन यहाँ पर बातें इसमें कही गई है, तो आप बहुत अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। ये भी आपकी काव्य खंड से ही लिया गया है। छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 नंबर का आपका प्रश्न है, छाया मत छूना। सबसे पहले तो आपकी कविता छाया मत छूना, देखिए मैंने आपको हर बार जब भी आपकी कविता कोई आ रही है तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि आप अपनी हर कविता और उसके कवि का नाम आप जरूर याद रखेंगे, कविता और कवि का नाम। छाया मत छूना के माध्यम से कवि अपने पाठकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपकी जो कविता है छाया मत छूना, इसके कवि है गिरजा कुमार माथुर जी। ठीक है, तो छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि गिरजा कुमार माथुर जी आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि हम सभी को अपने यथार्थ को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आप पंक्ति, आप केवल कविता का नाम पढ़िए, तभी आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती है। छाया मत छूना, यानी कि आप पीछे जाकर मत देखो, आप अपनी पुरानी यादों में मत खोए रहो, आप अच्छे दिनों को याद करके आज का दिन खराब मत करो, आप अपने यथार्थ को स्वीकार करो, यानी कि आज जो आपके पास है आप उसको स्वीकार करो, यानी कि अतीत की बातों को आप याद न करके वर्तमान समय में जीना सीखो। आप आज मेहनत करो, भूल जाओ कि कल क्या हुआ था। हाँ, अगर कुछ गलत हुआ है आप उससे सीख ले सकते हो, उसको अच्छा करने का आप टारगेट बना सकते हो, लेकिन अगर कुछ अच्छा हुआ था तो आप उसी को सोचकर अपना आज खराब मत करो, यानी कि अपने पास्ट में जीने की आपको जरूरत नहीं है। आपने कविता में पढ़ा होगा
छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यानी कि आप अपने पास्ट को याद करोगे तो आपको केवल दुख ही प्राप्त होगा, आप केवल दुखी ही होगे। अरे यार कितने अच्छे दिन थे, कैसे जीता था मैं, कैसे खुश रहता था, बस पड़ा रहता था, खाता था, पीता था, सोता था। तो इन चीजों में अगर आप रहोगे तो आप केवल दुखी होगे। आप वर्तमान में जियो, अभी जो है आपके पास आप उसे स्वीकार करो। तो इस तरह से आपकी जो कविता है छाया मत छूना, इसके माध्यम से कवि यही संदेश अपने पाठकों को देना चाहते हैं कि आप अतीत की बातों को छोड़कर अतीत की बातों को याद करोगे तो केवल आपको दुख ही होगा, आपका दुख बढ़ेगा, मन होगा दुख दूना। आपके मन का जो दुख है, आप जिस दुख में अभी हो वो दुख आपका दुगना हो जाएगा। और इसलिए हमें अपनी अतीत की सभी दुखदाई बातों को या जो भी अच्छी बातें हैं उन्हें छोड़कर वर्तमान में परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। कुछ बुरा हुआ है तो उसे अच्छे में परिवर्तित करना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हुआ है तो और अच्छा करने का सोचना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो भविष्य है वो सुखमय हो सके। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा उत्तर आप इसमें 2 नंबर में लिख सकते हैं। बहुत ही प्यारा, आपके पूरे नंबर इस प्रश्न में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, संगतकार जैसे व्यक्ति के जीवन के संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन के किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। देखिए हम यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो क्योंकि कोई चीज ऐसी नहीं होती कि आपने सीख ली और वो आपके काम नहीं आएगी। आप कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो चीज वेस्ट है। आप क्यों पढ़ना है वो वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे हैं जो इस बार की परीक्षा से डिलीट कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, लेकिन परीक्षा में वो नहीं आएंगे, लेकिन आपके सिलेबस में वो लिखा गया है कि आप उसे जरूर पढ़ेंगे। परीक्षा में भले ही ना आए लेकिन आप उसे पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पाठ है सभी जो भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, संगतकार। तो संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन में किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, पठित पाठ के आधार पर बताइए। आपने पाठ पढ़ा है संगतकार, कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है। तो इसमें आपको बताना है कि संगतकार जैसे व्यक्ति आपको जीवन के किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको संगतकार की परिभाषा पता होनी चाहिए कि संगतकार है क्या। तो आपने कविता पढ़ी, संगतकार इसमें कौन से व्यक्ति की भूमिका बताई है। जैसे एक मुख्य गायक होता है और उस गायक का साथ निभाने वाले जो पीछे से व्यक्ति होते हैं, यानी कि कभी कभी जब बहुत ही लंबी सुर लेने पर, बहुत ही लंबा सुर लेने पर जब संगतकार की आवाज जब कभी कभी लड़खड़ा जाती है तो पीछे से जब मुख्य गायक की जो आवाज है वो कभी कभी लड़खड़ा जाती है तो संगतकार उसको पीछे से संभाल लेता है। यानी कि तो जीवन के हर क्षेत्र में हमें इस तरह के संगतकार देखने को मिलते हैं। जो संगतकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं को पीछे रखकर आगे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में उनकी पूर्ण सहायता करते हैं। देखिए कभी भी आप सिंगर है, अगर कोई सिंगर है तो सबसे बड़ी भूमिका उसमें म्यूजिक की होती है ना, कि कोई भी आप संगीत सुन रहे हैं तो उसका म्यूजिक कैसा है। लेकिन नाम हमेशा किसका आता है, नाम हमेशा जो सिंगर होता है उसका, अच्छा ये गाना तो उसका है। किसी को नहीं पता कि उसमें इतना अच्छा म्यूजिक किसने बजाया था, कि इतनी अच्छी ढोलक किसने बजाई थी, इतनी अच्छी हारमोनियम किसने बजाई थी। तो ये सब क्या है, संगतकार है, यानी कि पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके गाने को और अच्छा बनाने की। आप क्या केवल गाना अगर गाया जाएगा तो क्या आप उसमें डांस कर पाएंगे, क्या आप उसमें थिरक पाएंगे। लेकिन म्यूजिक जो होता है वो गाने को और ज्यादा सुंदर बना देता है। तो इसी तरह से जो संगतकार होते हैं वो मुख्य गायक के पीछे खड़े होकर उनको हेल्प करते हैं, गाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से संगतकार है ये लगभग हर क्षेत्र में विद्यमान है। ऐसे व्यक्ति हमें अक्सर
चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए यहाँ पे आपको हर क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि किन किन क्षेत्रों में आपको नाम जरूर मेंशन करना है यहाँ पर कि किन किन क्षेत्रों में आपको संगतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। तो चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे आपको संगतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। डॉक्टर एक होता है, उसके साथ बहुत सारी नर्सेज होती हैं, बहुत सारे फार्मासिस्ट होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। केवल डॉक्टर सारे काम नहीं कर सकते कि डॉक्टर ही आपका ऑपरेशन करेंगे, डॉक्टर ही आपकी देखभाल करेंगे, डॉक्टर ही आपको दवाई खिलाएंगे या डॉक्टर ही आपका चेकअप करेंगे। लेकिन आप हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो देखते हैं सबसे पहले आपका पर्चा भरा जाता है, उसके बाद आपका बीपी नापा जाता है, उसके बाद हर चीज एक एक चीज के लिए अलग अलग व्यक्ति वहां पर अवेलेबल रहते हैं। तो ये हम संगतकार कह सकते हैं, यानी कि अगर केवल एक ही डॉक्टर इन सारी चीजों में लगा रहेगा तो वो केवल दिन भर में एक ही पेशेंट को देख पाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो उनकी सहायता में लगे रहते हैं, वहां पर हेल्प करने में लगे रहते हैं। इसी तरह फिल्म उद्योग की अगर हम बात करें, देखिए फिल्म उद्योग में केवल अभिनेता और अभिनेत्री ही पूरी फिल्म को नहीं कंप्लीट कर देते हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो पूरी फिल्म को बनाने में सहयोग करते हैं। और इन कैरेक्टर्स के साथ साथ फिल्म में आप देखते हैं म्यूजिक होता है, फिल्म में साउंड होता है, फिल्म में लाइट होती है, फिल्म में सबसे बड़ी बात है कहानी लिखना। फिल्म किसी और ने लिखी हुई है, फिर उस कहानी को नाटक के रूप में बनाना, फिर उस कहानी को फिल्म के रूप में दिखाना, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात होती है। तो इसमें भी बहुत सारे संगतकार हमें दिखाई देते हैं जो पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं। हम फिल्म को अभिनेता और अभिनेत्री के रूप में जानते हैं कि इस अभिनेता की ये वाली फिल्म है, उस अभिनेत्री की ये वाली फिल्म है। हम कभी भी फिल्म के राइटर का नाम नहीं जानना चाहते हैं, हम कभी भी फिल्म के म्यूजिशियन का नाम नहीं जानना चाहते हैं, हम कभी भी फिल्म में फिल्म के जो भी उसमें सहायक जो लोग हैं उनके नामों को में हम इतना इंटरेस्ट नहीं देते हैं या उनका नाम हम हर बार नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हमारे जैसे चिकित्सा, फिल्म उद्योग, सूचना एवं प्रसारण, अभी आप देखिए आपको यहाँ से लेक्चर लाइव आपका लेक्चर चल रहा है, आप क्लास में बैठकर लेक्चर दे रहे हैं। तो केवल ये मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं इस काम में, जो हमें कनेक्ट किए हुए हैं एक दूसरे के साथ, जो जिस कारण हम एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से मैं पढ़ा पा रही हूँ आप लोगों को और आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। तो इस तरह से सूचना एवं तकनीकी क्षेत्र में कहे जाए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कहे जाए, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हमें संगतकार जैसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा आंसर, बहुत ही प्यारा उत्तर आप इस प्रश्न का दे सकते हैं। तो यहाँ पे से आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप प्रॉपर इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये हमारा काव्य खंड यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे गद्य खंड की ओर बढ़ेंगे। गद्य खंड हम पढ़ेंगे यहाँ पर से प्रश्न नंबर 10 है हमारा गद्य खंड से लिया गया। बिल्कुल सेम जिस तरह से आपके काव्य खंड को शुरू किया गया था, तो काव्य खंड में भी आपको पहले काव्यांश दिया गया था और आपको उसमें से प्रश्नों के उत्तर देने थे। सेम यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, 2 गद्यांश आपको दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक के प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। केवल 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। सेम एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। तो अब आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा कि ये चैप्टर कौन सा है। तो ये चैप्टर कौन सा है? ये चैप्टर आपका है बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम ही आपका है बाल गोविंद भगत। तो उसी में से दिया गया आपका ये गद्यांश है, आपने इसको पढ़ना है, समझना है और फिर इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो जैसे कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस। बहुत अच्छे से हमने ये चैप्टर पढ़ा है, फिर भी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक। साधु को संबल लेने का क्या हक,
देखिए, क्योंकि केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं तो ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता है। साधु को संबल लेने का क्या हक और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते जहां प्यास लगती पानी पी लेते, 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जवानी वाली। तो ये छोटा सा गद्यांश आपके चैप्टर बाल गोविंद भगत से लिया गया है। अब आपको इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न है, गंगा स्नान जाने पर बाल गोविंद भगत का मुख्य अभिप्राय क्या होता था? चैप्टर बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, आप बिना इस गद्यांश को पढ़े हुए भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि गंगा स्नान जाने पर बाल गोविंद भगत का मुख्य अभिप्राय क्या था। देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे वो प्रतिवर्ष मीलों पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। ठीक है, ये तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि करीब 30 कोस पर गंगा थी, यानी कि मीलों पैदल चलते थे वो। और उनकी गंगा स्थान पर उतनी आस्था नहीं थी। उनकी आस्था किस पर थी? क्या था उनकी गंगा स्नान जाने का मुख्य अभिप्राय? उनकी आस्था केवल संत समागम तथा लोक दर्शन पर थी। वो वहां पर संतों के साथ समागम करने के लिए और लोक दर्शन, यानी कि बहुत सारे, क्योंकि गंगा स्नान के लिए बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े साधु संत आया करते थे, तो उनके साथ वो समागम करना चाहते थे, उनके साथ स्नान करना चाहते थे, उनके साथ सत्संग करना चाहते थे। इसीलिए वो उनकी जो आस्था थी वो केवल संत समागम तथा लोक दर्शन में थी। अतः गंगा स्नान जाने का जो बाल गोविंद भगत का मुख्य अभिप्राय था वो संत समागम और लोक दर्शन था, यानी कि संतों के साथ सत्संग करना और लोक दर्शन करना ही उनका मुख्य अभिप्राय था गंगा स्नान पर जाने का। बहुत ही छोटा आंसर इसका है, लेकिन अगर आप स्पष्ट शब्दों में लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, जरूरत का जो है बिल्कुल सही सही लिखें। अगला प्रश्न है, यात्रा पर बाल गोविंद भगत ना तो संबल रखते थे ना ही भिक्षा लेते थे, ऐसा क्यों? देखिए, बाल गोविंद भगत जो थे वो गृहस्थ और सन्यासी दोनों ही थे। जैसे कि आपने इस पाठ में पढ़ा है कि वो एक गृहस्थ सन्यासी थे। गृहस्थ सन्यासी यानी कि अगर देखा जाए उनकी संत समागम पे आस्था थी, वो भजन कीर्तन करते थे और खंजड़ी बजाते थे, कीर्तन करते थे। और दूसरा, वो गृहस्थ भी थे, यानी कि उनकी थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी थी, घर था, बेटा और बहू दोनों थे। शायद पत्नी का उनका देहांत हो गया था और उनकी जो आस्था थी वो गंगा स्नान पर थी, यानी कि वो वहां पर संतों के साथ समागम करते थे, लोक दर्शन करते थे। तो इस तरह से वो एक तरह से सन्यासी और एक तरह से गृहस्थ दोनों ही वो थे। और वो हमेशा एक तरफ वो गृहस्थ व्यक्ति थे और किसी से उनको भिक्षा लेने, उनका कहना था कि जो गृहस्थ व्यक्ति है वो किसी से भी भिक्षा नहीं मांगते, यानी कि जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं वो किसी से भिक्षा नहीं मांगते। और एक जो सन्यासी पुरुष है, और एक तरफ वो सन्यासी थे, तो सन्यासी किसी से हेल्प नहीं लेते, संबल नहीं लेते, किसी से सहायता नहीं लेते हैं जो सन्यासी होते हैं। अगर आपने एक बार सन्यास ग्रहण कर लिया तो आपके अंदर कोई भी लोभ मोह काम क्रोध नहीं होना चाहिए। तो गृहस्थ सन्यासी कभी भी संबल नहीं लेते। तो इस तरह एक साधु को किसी से संबल लेने का कोई हक नहीं है। और भिक्षा गृहस्थ
कभी भी भिक्षा नहीं मांगते हैं, किसी से भिक्षा नहीं लेते हैं जो गृहस्थ व्यक्ति होता है। तो दोनों ही गुण उनके अंदर थे, इसीलिए वे अपनी जो यात्रा होती थी उसमें ना तो किसी से भिक्षा लेते थे और ना ही किसी से संबल रखते थे, यानी कि किसी से ना तो किसी से लेना देना रखते थे और ना ही किसी से भिक्षा लेते थे। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रश्न है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला जो गद्यांश है, क्योंकि यहाँ पर आपको केवल एक गद्यांश को पढ़कर यहाँ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें दोनों गद्यांश पढ़ने हैं, दोनों गद्यांशों से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, कभी कभी लगता है कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। सबसे पहले आपको पाठ और उसके लेखक का नाम याद होना चाहिए। तो आपके पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अगर आपको फादर बुल्के के बारे में अगर जानना है तो आपको सबसे पहले उनके बारे में जानना होगा। उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा जाता था और उसी के नाम से आपका चैप्टर दिया गया है फादर बुल्के के बारे में। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी। जब भी वे दिल्ली आते जरूर मिलते, खोजकर समय निकालते, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर मिलते, चाहे तो 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी और वो हर मंच से इस तकलीफ को बयां करते थे। इसके लिए वे अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया। बहुत ही प्यारा ये टॉपिक यहाँ पर लिया गया है फादर बुल्के से जुड़ा हुआ। तो फादर बुल्के, जैसे कि मैंने बताया, इस पाठ का नाम मानवीय करुणा की दिव्य चमक है और यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, फादर बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे, लेखक को ऐसा क्यों लगता है? देखिए, अभी अभी हमने यहाँ पर बाल गोविंद भगत के द्वारा दी गई एक सीख पढ़ी कि वो किसी से ना तो संबल लेते थे, यानी कि उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप को सन्यासी भी मानते थे बाल गोविंद भगत। और यहाँ पर फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कि फादर बुल्के जो थे, फादर कामिल बुल्के, ये एक सन्यासी थे, लेकिन उन्हें देखकर कभी ये लगता नहीं था कि वो मन से सन्यासी है। क्यों नहीं लगता था? क्यों नहीं लगता था? क्योंकि जो फादर कामिल बुल्के थे, जब वो लोगों से मिलते थे तो वो इस तरह से मिलते थे कि अगर वो किसी से रिश्ता जोड़ते थे, क्योंकि सन्यासी कभी किसी से रिश्ता नहीं जोड़ते, लेकिन जब वो किसी से रिश्ता बनाते थे, रिश्ता जोड़ते थे, वो उसको कभी भी तोड़ते नहीं थे। आजकल के टाइम में क्या होता है, जब हम आम लोग क्या करते हैं कि जब हमें जरूरत होती है किसी व्यक्ति से बात करने की, किसी व्यक्ति से मिलने की, तभी हम उससे बात करते हैं, तभी हम उससे मतलब रख पाते हैं, वरना अदरवाइज हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं, हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम कभी भी शायद उनसे दोबारा बात नहीं कर पाते। फिर दोबारा अगर कभी हमें काम होता है या उन्हें हमसे काम होता है तो ही हमारी बातचीत हो पाती है। लेकिन फादर बुल्के जो थे वो बिल्कुल अलग किस्म के व्यक्ति थे। वो कहने को वो संकल्प थे, वो सन्यासी थे, लेकिन लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं है। यानी कि लोगों के साथ जब वो रिश्ता बनाते थे तो वो दसियों साल बाद मिलने पर भी वो उनको भूलते नहीं थे। अगर वो कभी, लेखक कहते हैं, क्योंकि दिल्ली में वो लेखक का घर था, तो लेखक कहते हैं कि जब भी वो दिल्ली आते थे, चाहे उनको 2-3 दिन रुकना पड़े, वो खोज खोज कर किसी भी तरह समय निकाल कर, बरसात को न देखते हुए, सर्दी को न देखते हुए, गर्मी को न देखते हुए, वो मिलते जरूर थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यानी कि वो रिश्ता नहीं भूलते थे, वो किसी इंसान से अपना कनेक्शन नहीं भूलते थे। और ऐसा बहुत ही कम सन्यासी करते हैं, शायद ही कोई सन्यासी ऐसा करता है। इसीलिए लेखक को लगता है कि फादर कामिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे। तो इस तरह से आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, फादर बुल्के को किस बात की चिंता सताती थी और किस रूप में? तो फादर कामिल बुल्के को
यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता ये थी उनकी कि वो हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की उनकी सबसे बड़ी कामना थी और इसके लिए वो अपनी इस तकलीफ को वो अपनी हर मंच पर बयान करते थे। इसके लिए वो बहुत सारे अकाट्य तर्क भी देते थे कि क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना जरूरी है। देखिए फादर कामिल बुल्के आपने चैप्टर पढ़ा होगा, जबकि वो हिंदू भारतीय नहीं है, वो बाहर देश से हमारे देश में आए हुए हैं, लेकिन फिर भी उनको हिंदी से इतना ज्यादा लगाव था, इतना ज्यादा जुड़ाव था, इतने ज्यादा वो हिंदी के प्रेमी थे कि वो कभी भी हिंदी बोलने वालों के मुख से हिंदी की जब वो उपेक्षा सुनते थे तो वो बहुत दुख उन्हें होता था, बहुत ही ज्यादा तकलीफ उन्हें होती थी और इस तकलीफ को वो अपने हर मंच से बयां करते थे। यानी कि जहां पर भी उन्हें बोलने का मौका मिलता था इस बात को वो जरूर वहां पर रखते थे। तो इस तरह से हमारे अब जो दोनों ही जो गद्यांश है हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तिका से लिए हुए कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें हम हिंदी के पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों आज हमने अपने गद्य खंड से जुड़े हुए प्रश्नों को हल किया और नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें भी हम अपने गद्य खंड से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। और बार बार मैं आपको कह रही हूँ कि इन चैप्टर्स में यानी कि अभी हमने काव्य खंड अपना कंप्लीट किया है, तो आप एक बार अपनी बुक में नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए किसी कविता में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई भावार्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर बताइए, चैट के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।